हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलेगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पे, उस टॉपिक का नाम था मराठा साम्राज्य। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे मराठा साम्राज्य अंग्रेजों की अधीनता में चला जाता। तो इसके पहले हमने जो है शिवाजी का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया था, शिवाजी की जीवनी बताया था, शिवाजी के जो भी संघर्ष होते हैं उसके बारे में बताया था। उसके बाद शिवाजी के जो भी उत्तराधिकारी थे उनके बारे में हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। फिर हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि शिवाजी द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था वह साम्राज्य कैसे मराठों के अधीन चला गया, माफ करिए, मराठों ने कैसे पेशवाओं के अधीन चला गया था और पेशवा ही मराठों के सर्वे सर्वा हो गए थे और पेशवा ही सारे निर्णय ले रहे थे। पेशवाओं के अधीन ही मराठों का फिर से उत्थान हो रहा था। तो इसी क्रम में हमने आपको जो पहले पेशवा नियुक्त हुए थे साहू जी द्वारा, बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम, फिर उसके बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव के बारे में बताया था। और आज हम आपको दोस्तों जो अगले पेशवा हैं माधवराव, फिर उसके बाद जो इनके पुत्र बनते हैं माधव नारायण राव, फिर उसके बाद जो अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में ही मराठा साम्राज्य जो है दोस्तों अंग्रेजों के अधीन चला जाता है, यानी मराठा साम्राज्य का पूरी तरीके से ब्रिटानिया हुकूमत में या कहें ब्रिटिशर साम्राज्य में विलय हो जाता है, यानी मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ये बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए शुरुआत करते हैं जो मराठों के अगले पेशवा होते हैं जिनका नाम है माधव नारायण राव। तो दोस्तों इसे मराठा साम्राज्य का पुनर्स्थापक कहा जाता है, यानी एक बार मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से स्थापित करने का प्रयास जो है पुनर्संस्थापक जो है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों उनका उत्थान होता है शिवाजी के बाद। फिर उसके बाद यह जो है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें मराठों की बुरी तरीके से पराजय होती है। किसी तरीके से मराठा साम्राज्य जो है दोस्तों छद विच्छद हो जाता है। लेकिन माधवराव के नेतृत्व में जो है दोस्तों मराठे जो है फिर से संगठित होते हैं। यह जो है निजामों को हराता है, सिद्धियों को हराता है। तो कहीं न कहीं यह मराठों को फिर से संभालने का प्रयास करता है। इसने 1765 में पूना के अंबे गांव में हल्की तोपों का निर्माण के लिए तोपखाने का निर्माण कराया था, यानी जो पानीपत में जो कमियां रह गई थी, जो भारी तोपों का प्रयोग किया गया था। इसके पहले में वीडियो हमने आपको बताया था कि कई कारण थे, जिनमें एक कारण यह भी था कि मराठे जो है दोस्तों भारी भरकम तोपों का प्रयोग कर रहे थे, जिससे जो है दोस्तों जिससे निशाना लगाने में या जल्दी से जल्दी ऊपर से या नीचे ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो हल्की तोपों का निर्माण करने के लिए इसने एक कारखाना खोला था। इसी के समय जो है दोस्तों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो अंग्रेजों के अधीन था, वो अंग्रेजों की अधीनता छोड़ करके मराठों के अधीन आ गया था। अब देखिए फिर से उत्थान शुरू हो गया मराठों का। क्यों? क्योंकि मुगल जो सत्ता के प्रतीक होते थे, दिल्ली के संपूर्ण भारत के सत्ता के एक प्रकार से कहें प्रतीक होते थे, वह प्रतीक जो है दोस्तों मराठों के अधीन आ गया था अंग्रेजों की अधीनता को छोड़ करके। हमने यहाँ पे लिखा भी है फैक्ट वाइज। इसी के समय राक्षस भुवन का संघर्ष होता है या कहीं एक युद्ध होता है और एक संधि भी होती है जिसे राक्षस भुवन की संधि कहते हैं निजामों के द्वारा। आगे हम जो है दोस्तों एक हल्का सा वीडियो बनाएंगे 4 से 5 मिनट का, और उस 4 से 5 मिनट के जो मराठों का और जो निजामों से युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, उसे अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि इसी के समय राक्षस भुवन का संघर्ष होता है निजामों से, और निजामों से ही जो है दोस्तों राक्षस भुवन की संधि होती है। 1763 में राक्षस भुवन की संधि होती है। संधि में मोटा मोटा जो शर्त यही था कि हम लोग यानी मराठे और निजाम जो एक दूसरे के क्षेत्र जीते हैं वह क्षेत्र वापस कर दें, यही था दोस्तों। 1772 में क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है, कि इनकी माधवराव की क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर एक इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार, उनका नाम है दोस्तों ग्रांड डफ। ग्रांड डफ का एक स्टेटमेंट है, कथन है जो कि काफी फेमस है। वो बताते हैं कि ग्रांड डफ कि मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय से जितनी क्षति नहीं हुई थी उतनी क्षति माधवराव के मृत्यु से हुई थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह अब देखिए इसी के अधीन मुगल बादशाह जो है दोस्तों शाह आलम द्वितीय वह अंग्रेजों की अधीनता छोड़ करके मराठों के अधीन आ गए थे। तो कहीं न कहीं इनका स्टेटमेंट भी
सही प्रतीत होता भी है। तो दोस्तों हमने बताया इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है नारायण राव गद्दी पर बैठता है। लेकिन नारायण राव जब गद्दी पर बैठता है तो इनके एक चाचा है जिनका नाम है रघुनाथ राव, या जिन्हें रघोबा कहा जाता है। तो रघोबा जो है दोस्तों इनकी हत्या कर देते हैं, किनकी? नारायण राव की। और जब इनकी हत्या कर देते हैं तो वह जो है पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है इनकी हत्या इनके चाचा रघुनाथ राव या रघोबा कर देते हैं। परंतु एक मराठा सरदार के एक श्रेष्ठ सरदार थे महाराज जी सिंधिया। महाराज जी सिंधिया ने इनके जो पुत्र थे, अल्पवयस्क पुत्र थे, उनका नाम था माधव नारायण राव को अगला पेशवा घोषित कर देते हैं। और अगला पेशवा घोषित करके एक 12 भाई काउंसिल का निर्माण करते हैं नाना फडणवीस के नेतृत्व में। तो यही 12 भाई काउंसिल यानी जिसमें 12 मराठा सरदार होते हैं, इन्हीं के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है 12 भाई काउंसिल के द्वारा, जिनमें 12 मराठा सरदार होते हैं नाना फडणवीस के नेतृत्व में। हमने यहाँ पर जो बोला है वो फैक्ट वाइज लिखा भी है। तो दोस्तों लिखा है नाना फडणवीस ने, यानी अभी नाना फडणवीस जो 12 भाई काउंसिल के अध्यक्ष थे, नाना फडणवीस यहाँ भी नहीं रुके। इन्होंने पूना में राम शास्त्री के न्यायालय में रघोबा के खिलाफ, यानी जो माधव नारायण राव की हत्या की है, नारायण राव की हत्या किए हैं, उनकी हत्या का बदला लेने के लिए पूना में राम शास्त्री के न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। और उस मुकदमे में राम शास्त्री ने रघोबा को दोषी पाया और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, रघोबा, अब देखिए रघोबा यहीं से भाग करके बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन था सूरत पहुंच जाता है अंग्रेजों के शरण में। तो यह अंग्रेजों के शरण में पहुंच गया, भाग गया। तो दोस्तों अब हम जब आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बताएंगे, तो आपको अच्छे से बताएंगे कैसे मराठों के अंतर कलह के कारण ब्रिटिशर्स जो है हावी हो जाते हैं और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो हमने आपको बताया कि रघोबा भाग का अंग्रेजों के शरण बंबई प्रेसिडेंसी में सूरत पहुंच जाते हैं। माधव नारायण राव 1775 से 1796 में ये अगले पेशवा बनते हैं। ये अगले पेशवा बनते हैं, यानी इनके बारे में जो है दोस्तों 1772 से 1774 तक जितना था हमने आपको बताया। अगले जो पेशवा बनते हैं माधव नारायण राव 1775 से 1796 में, इनके बारे में इतिहास की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे निर्णय जो है 12 भाई काउंसिल ले रहे हैं। बस इतना जान जाइए दोस्तों कि क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो है दोस्तों मराठों पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अब मराठों का और अंग्रेजों का संघर्ष देखना बहुत ही वाजिब होगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल या कहे अंग्रेज मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। कौन? माधव नारायण राव के समय ही पहला अंग्रेजों से युद्ध होता है, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, प्रारंभ हो जाता है, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 1775 से 1796। अगले जो पेशवा बनते हैं 1796 में बाजीराव द्वितीय, 1796 से 1818। आप जानिए इनके बारे में जो है दोस्तों, यह अंतिम पेशवा होते हैं। इन्हीं के समय जो है दोस्तों, इन्हीं के समय यानी बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। होता क्या है दोस्तों, जब फाइनली युद्ध तो जीतते अंग्रेज ही हैं लास्ट टर्म में, लेकिन बाजीराव द्वितीय को जो है दोस्तों 8 लाख वार्षिक पेंशन दे करके कानपुर के निकट बिठूर इन्हें भेज देते हैं। कानपुर के निकट बिठूर भेज देते हैं, जहां पर 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे अब इन्हीं उत्तराधिकारी पेंशन को लेकर के या कहीं अपने साम्राज्य को लेकर के 1857 में क्रांति का योगदान देते हैं। यानी क्रांति में कहीं न कहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से इनके जो लड़के होते हैं वो, और रानी लक्ष्मीबाई, यानी जितने लोगों का साम्राज्य जीतते हैं अंग्रेज अपने में मिलाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एक संगठित होकर के 1857 की क्रांति बताएंगे। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो 1857 की क्रांति ही चलेगा। तो दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के निकट बिठूर भेज देते हैं 1853 में, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। हमने यहाँ पर लिखा भी है।
1818 में, ये डेट याद रखिएगा, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यानी पूरा का पूरा मराठा भी चला गया है अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में। कैसे हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया, कैसे बंगाल पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, बंगाल के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद जो है दोस्तों मराठा साम्राज्य हम आपको बता रहे हैं, मराठा साम्राज्य भी चला गया इनके कब्जे में। अगले बात जो अगला साम्राज्य होगा वह होगा सिख, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ब्रिटिशर साम्राज्य में मिल गया, लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में। पेशवा का पद खत्म कर दिया गया। सतारा का जो रियासत था वह शिवाजी के एक वंशज थे, उनका नाम था प्रताप सिंह, को सौंप दिया गया। ये जानते रहिए दोस्तों, मराठों के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा थे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य अच्छे से बताने का प्रयास किया। इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि कैसे मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन चला गया। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको शिवाजी का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसे थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। उनकी टैक्स प्रणाली क्या थी, उनके टैक्स वसूलने के तरीके क्या थे, उनकी नौसेना कैसी थी, उनकी युद्ध नीति कैसी थी। इसके बाद हम आपको आंग्ल मराठा युद्ध बताएंगे, एक वीडियो में बताएंगे तीनों आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत सी संधियां होती हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।